नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। देश जैसे जैसे लॉकडाउन से निकलकर बाहर आ रहा है, वैसे वैसे ही धुआं आसमान पर छा रहा है और इस बीच सांसों पर संकट गहरा रहा है। और इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो लॉकडाउन के उन दिनों को उन खबरों को हम सुन सकते हैं। अभी भी वो खबरें हमारे जहन में ताज़ा हैं, जब पंजाब के लुधियाना शहर से हिमालय श्वेत दिखाई देता है, उसकी सफ़ेद चोटी दिखाई दे जाती है। जब सहारनपुर के शाकंभरी से हिमालय की ऊंची चोटी श्वेत चोटी दिखाई दे जाती है। जब खबरें ये आती हैं कि ऋषिकेश में पानी बिल्कुल नीला हो चुका है, नीचे तक पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बहुत खबरें आती हैं। लेकिन इन खबरों के साथ में जैसे ही लॉकडाउन से हम बाहर आने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मूवमेंट पकड़ती है, ज़िंदगी में गति आती है, वैसे ही हमें फिर से एक बार आसमान काली चादर ओढ़े हुए दिखाई दे रहा है। हमें ये भी दिख रहा है कि न पराली है न दिवाली है, लेकिन धुएं की चादर इतनी गहरा गई है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वो कठोर शब्द एक बार फिर से ताज़ा हो उठते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सरकारों को हड़काते हुए कहता है कि ये सभ्य समाज में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा मसला है, ये लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है। ज़िंदगी के 2 से 5 साल तक इस प्रदूषण की वजह से कम हो जा रहे हैं। इस प्रदूषण की वजह से बीते साल आपको बता दें कि करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो। कैसे नियंत्रित किया जाएगा? 100 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जिनमें प्रदूषण सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय होंगे, कैसे इससे निपटा जा सकता है, इसी सब को लेकर हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद तारे हैं, पर्यावरणविद हैं और IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मनीष पाठक हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। संजय कश्यप हैं, पर्यावरणविद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। और सबसे पहले इस बातचीत को वायु प्रदूषण जो है वो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के लिए कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और ख़ास तौर पर जब बरसात जाती है और जब हवा रुकती सी दिखाई देती है, हवा में थोड़ी सी, वातावरण में थोड़ी सी ठंडक बढ़ती है, इसी के साथ ऐसा लगता है जैसे प्रदूषण रुक रहा है, ठीक है, ठहर गया है। वो उसमें एक होता है कि किसी गंदगी में गति है तो वो गंदगी भी निकल जा रही है, लेकिन ये रुका हुआ प्रदूषण जो है ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। ये जो समय है, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी जो आपने संख्या बोली है कि पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण से जो ये जितनी भी, मैं तो कहूँगा कि ये नरसंहार टाइप होता है, क्योंकि जो ये सारी गतिविधियां हैं जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, इनको अगर हम ध्यान में लें तो ये रिपोर्टेड केस हैं जो आपने अभी कहा है। अनरिपोर्टेड बहुत सारी चीज़, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम ये मान लेते हैं कि कुछ और बीमारियों से, कुछ खबरों में है और कुछ खबरों के बाहर नहीं, वो बीमारियां हैं जिनको लगता है कि बीमारी से मरा, लेकिन अंततः जैसे अस्थमा है या और तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो वायु प्रदूषण के कारण और गहराती हैं। तो अगर उनको भी साथ जोड़ लें तो ये आंकड़ा और भयानक हो जाएगा। ये जो समय है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो पिछला वर्ष गया है, यानी 6-7 महीने गए हैं, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहला ये सिखाया है कि मनुष्य को किस तरीके से प्रकृति से ऊंचा हो ये दंभ नहीं करना चाहिए। प्रकृति बड़ी है और जब प्रकृति माँ गुस्से में आती है तो वो हमको अकल भी देती है। तो ये जो कोरोना काल है इसने हमें सिखाया है कि प्रकृति बड़ी चीज़ है, और अगर हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो चाहे वो वायु प्रदूषण हो और चाहे वो जल प्रदूषण हो, कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण, नदियों में पानी आने लगा, बिल्कुल, और जो नीला आसमान हमको लगातार दिखने लगा, ये इस कारण से होता है कि ये जो समय है इस वक्त, ये जो बारिश के बाद को काल होता है, इसमें ठंडक आती है और ठंडक आने से जो वायु ऊपर नहीं जा पाती और उसका जो हम लोग लगातार जो अनलॉक के कारण डिस्टर्ब कर रहे हैं वो हमको झेलना पड़ रहा है। हवा में ठहराव बढ़ जाता है और इस वजह से प्रदूषण के कणों का भी हमारे साथ इकट्ठा हुआ, अनलॉक के कारण ये और ज़्यादा दिक्कत। बिल्कुल।
प्रोफेसर विनोद तारे, मैस्केर कहा है संजय कश्यप ने इस सारे की सारी स्थिति को नरसंहार कहा है। इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार कौन है? एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। ठीक। जैसे कि आपने बताया कि एटमॉस्फेयर को तो हम कुछ कर नहीं सकते जी। पर्यावरण में जो सीजन का बदलाव आता है तो गर्मियों में परिस्थिति अलग होती है, सर्दियों में परिस्थिति अलग होती है। जैसे जैसे सर्दी आती है तो होता यह है विशेषतः सवेरे और शाम को जो तापमान नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर में तापमान होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो कम होता जाता है। बट सर्दियों में ऐसा होने लगता है सवेरे और शाम को पर्टिकुलरली, जिसको कि हम इन्वर्शन कहते हैं कि ऊपर का तापमान जो है वो ज्यादा होता है और नीचे का ठंडा हो जाता है जी। और वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है। तो जो जहाँ पे भी वो तापमान का रिवर्सल होता है वहां से ऊपर हवा जा नहीं पाती और जो भी नीचे के स्टोर पे लेवल पे जो भी हम रिलीज करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाता है। रिलीज तो हम शायद पूरे साल भर करते रहते हैं, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा हो, परंतु जो हमारी एक्टिविटी है वो तो पूरे साल भर चलती रहती है। और जैसे आपने कहा कि इस बार पराली है, शायद कम हो, बिल्कुल जीरो नहीं होगी, पर हाँ कम हो सकती है। तो अब हमको ये भी सोचना होगा कि पिछले साल तो हम पराली के ऊपर बहुत ज्यादा लेकिन प्रोफेसर विनोद तारे, बट अब हमको समझ में आ गया कि पराली एक छोटा मोटा कारण हो सकता है, बट दूसरे कारण बहुत। लेकिन प्रोफेसर विनोद तारे, मैं ये भी समझना चाहता हूं, अभी मैं दिल्ली की बात ना करें, हम कानपुर की बात करें और 500 किलोमीटर आगे चले जाएं, वहां तो पराली नहीं है, वहां तो दिवाली नहीं है, तो फिर ये समस्या क्या सिर्फ और सिर्फ वाहनों से निकलने वाले धुएं से जनित है? नहीं, वाहनों का हम इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है जो कि बायोमास को हम जलाते हैं, और बायोमास में जो ठोस वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है म्युनिसिपल का, घर घर में जला देते हैं, या फिर हम घर में सेकने के लिए कुछ जलाते हैं। तो वो जो बायोमास पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, और उसकी मात्रा काफी होती है और वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम सब लोग उसके जिम्मेदार हैं। अभी तो लोगों ने तापने के लिए, सेकने के लिए लकड़ी जलाना शुरू नहीं किया है, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई है। नहीं, ऐसा ठंड के कारण ही जलाते हैं ऐसा नहीं है ना, उसको एज ए ईंधन भी जलाते हैं। आप चूल्हा जलाने की बात भी कर रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट को तो हम इसलिए जला देते हैं कि उसका हम वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, है ना, तो कौन दूर जाके ले जाए, तो उसको क्वांटिटी कम करने के लिए। तो नोइंगली या अननोइंगली, ऑर्गेनाइज्ड वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में ये चलता रहता है ना। तो ये मैं आपकी ओर आता हूँ। मनीष पाठक हमारे साथ हैं। मनीष, पर समर में, गर्मियों में ये होता है कि वो फैल जाता है, क्योंकि आपके पास डाइल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऊपर तक फैलता रहता है। बिल्कुल। तो मनीष पाठक हमारे साथ हैं। मनीष, एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक बातचीत हुई है, हम मानते हैं अभी दिवाली भी नहीं है, अभी कानपुर तक पराली भी नहीं है। दो बातें आई जब मैंने कहा प्रोफेसर विनोद तारे से कि क्या ये वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, क्या ये उसका नतीजा है, लेकिन उन्होंने इसके साथ उसे थोड़ा सा रिबेट दी है और उन्होंने कहा है कि जो घरों में जलने वाले चूल्हे हैं, जो जलने वाला कुछ सॉलिड वेस्ट है, वो इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? जी, मैं प्रोफेसर साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जो उन्होंने कहा, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि कलेक्टिव मास की बात हो रही है। हम छोटे छोटे पॉल्यूशन के सोर्स क्रिएट करते रहते हैं और ये पूरे साल भर होता है। लेकिन अब तो हर घर में गैस पहुंचा दिया है मोदी जी ने। अभी तो चूल्हा नहीं जलता होगा या बहुत कम जलता होगा। हाँ, वही मैं बता रहा था आपको।
होता क्या है कि वर्ष भर कार्यक्रम ऐसा चलता रहता है। दिल्ली ऐसे शहर में भी, एसडीएमसी ऐसी पॉश कॉलोनीज में भी हर सुबह आप जाकर देखेंगे पार्कों में पत्ते जलाए जा रहे होते हैं। उसका कोई संबंध सर्दियों से नहीं है, उसका संबंध है उठाकर फेंकने से। क्योंकि आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि जो कूड़ा उठाकर गाड़ियां ले जाती हैं उनको प्रति टन पैसे मिलते हैं। अब पटना में वजन होता नहीं है, ईस्ट में वजन होता नहीं है, तो जो कलेक्शन एजेंसी होती है या जो झाड़ू लगाते हैं उनके लिए कन्वीनियंट होता है किसी किनारे लगाना और जला देना। तो इसका कोई संबंध सर्दियों से नहीं है। लेकिन सर्दियों में एक जो वातावरण तापमानीय अंतर आता है उसके कारण क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन की लेवल बहुत नीचे जमीन की आ जाती है, आपकी चीजें डिस्पर्स नहीं हो पाती हैं अपर लेयर ऑफ एयर में, तो ये चीजें मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये समस्या छोटी छोटी कई सारे सोर्स हैं, चाहे ईंधन हो वाहन का, चाहे ऐसे जलाना हो, चाहे लैंडफिल के कारण जलने का हो, चाहे आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्क का हो। अब ये जो पहले नेचर सबको एब्जॉर्ब कर लेता था नेचुरली बड़े अपर एटमॉस्फेयर में, अब सर्दी के कारण वो भारी होकर नीचे आ जाता है। समस्या इस बार जो हमें चर्चा और करनी चाहिए करनी है वो ये है कि कोरोना और इसको मिलाकर के जो होने वाला है वो एक अकल्पनीय स्थिति ऐसी पैदा कर देगा पूरे दिल्ली रीजन में और शहरी रीजन में भी, कानपुर में भी ऐसे ही पैदा करेगा। तो मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, उनका रीजन बिल्कुल सही है। जी। हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। पत्ते हैं या बायो वेस्ट है, 100 से ज़्यादा शहरों की बात या उसका सर्वे पीछे आया भी था। यहाँ पर जो बायो वेस्ट का कलेक्शन है उस कलेक्शन को करने वाली या जो भी साफ सफाई है उसे करने वाली एक अथॉरिटी है। यहाँ एमसीडी होगी, एनडीएमसी होगी, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से वहाँ की स्थानीय इकाइयाँ हैं। क्या वो इकाइयाँ इस बात पर निगाह नहीं रख पाती हैं कि उन्होंने या उनके कर्मचारियों ने जिस कूड़े को इकट्ठा किया उसको न जलाया जाए बल्कि उसे खाद में बदला जाए? ये जो जी हाँ, ये जो आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सरकारों की, हाँ, एजेंसीज की, मैं सरकारों पर इसलिए आ रहा हूँ कि क्योंकि हमारी एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है और फिर हमारी एक लोकल गवर्नमेंट है ना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उससे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है क्योंकि सीधे सीधे कर हम उसको देते हैं। तो उसका जो अभी तक 2-3 चीज़ें ध्यान में आई हैं क्योंकि हमने भी 2-3 जो म्यूनसिपल कमेटी उनके साथ काम किया है, उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि जो उनका वो जो तबका है जो उस चीज़ से डील करता है, जो आप बात कर रहे हैं बायोमास से, उसको अभी उसका माइंडसेट थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और देखिए एक चीज़ जब हमें सुविधा मिलने लगती है और उनको सुविधा ये है, जैसा अभी मनीष जी ने कहा कि उनको आसान है उसमें आग लगा के खत्म कर देना, बनस्पति ये कि तो इसके लिए 2-3 चीजें। लेकिन क्या उनके ऊपर कोई हेड तो होता होगा, कोई इंचार्ज तो उनका होता होगा जो उन सबको गवर्न करता होगा? बहुत सारे मैंने गुड़गांव में देखा, एक नौजवान जो है उसके अंडर में 500 सफाई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मजाल की कोई एक भी पत्ता जला दिया जाए। 2 चीजें, 2 एनजीओ यहाँ पर जो मैंने कहा उन्होंने काम किया है। तो एक तो ये होता है कि हम लोग सफाई नायकों को या उनके नीचे जो स्वीपर्स हैं उनको कहें कि ये पत्ता नहीं जलना है, ठीक। और एक ये होता है कि हम लोग उनसे पूछें कि इसका करना क्या है। जब हम कमान उनको सौंपते हैं सफाई नायकों को, जब हम कमान समस्या बताकर उनकी लीडरशिप में काम करना चाहते हैं, स्वच्छता का जो बात मोदी जी ने इतना सब किया है, तो उसमें यही आया कि जब कमान सफाई नायकों के हाथ में पहुंची तो वो अच्छा से काम हुआ है। तो एक बार अगर उन्हें समझा देंगे, कमान उनके हाथ में दे देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आता है। नहीं मनीष जी, सफाई नायकों को के हाथ में अगर कमान पहुंची और अगर उन्होंने ठीक से काम करना शुरू किया तो उसके बावजूद भी नतीजे इतने भयानक क्यों हैं? देखिए, मेरा एक इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। हाँ। विरोधाभास ये है कि हम कई बार ऐसा कहते हैं कि ट्रेन करना पड़ेगा, वो जानते नहीं है। अब आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। आज स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, ठीक है, चाहे रिक्शे चलाने वाला हो या कोई सामान्य कर्मचारी हो, उसको की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो उसको चलाना जानते हैं। तो ये एक इच्छा शक्ति की भी बात होती है। इच्छा शक्ति आती है
कानून के अनुपालन करने की बिल्कुल ही ऐसी आवश्यकता बनाई जाए। ये करना ही करना है। जिस दिन आप ऐसा कर देंगे उनकी इच्छा शक्ति भी आ जाएगी। तो ये म्यूचुअल होना पड़ेगा। एक तरफ में ट्रेनिंग भी होगी, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए। उनके पास अगर आप ये छोड़ते हैं कि उनको पता नहीं है, उनको अभी पता करवाना है, तो आप पता करवा दीजिए एक बार। सारे एडल्ट इस काम में लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है, जो वो कर रहे हैं काम, उनको उनके ऊपर, मैं जैसे मैंने बताया ना कि सब कुछ आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड है। अब आर्थिक गतिविधि कैसी होती है कि मैंने कहा कि 4400 रुपए अगर किसी को, या 2 रुपए 3 रुपए 1 टन उठाने के दिए जाते हैं 1 किलो वेस्ट के, तो उसमें अगर पत्ते का वजन नहीं है, तो जो एजेंसी जिसको उठाने का काम मिला है वो इस काम को बहुत आसानी से अपने कंधे से बाहर कर देती है। ठीक है। और जो अधिकारी हैं दूसरे, वो कहते हैं कि चलो ठीक है चलता रहेगा और इसकी 2-3 महीने की शोर शराबा होगा, फिर एज यूजुअल हो जाएगा, क्योंकि इंसान की आदत होती है, भूल जाता है। तो ये सिर्फ हम ट्रेनिंग पर नहीं कर सकते। ट्रेनिंग, इसमें बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और इस कॉस्ट को बड़े तरीके से समझने की आवश्यकता है कि इसका वहन कौन कर रहा है। पर्यावरण के कॉस्ट को हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ उसको, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पत्ते ढोने में कॉस्ट ज्यादा लगती है, आप सर्दियों में पत्तों की गाड़ियों की ज्यादा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात है, ये एक बात है। प्रोफेसर विनोद तारे, ये एक थोड़ी सी समस्या जरूर मुझे भी दिख रही है। ये वो समय है जो पतझड़ का है, जिसमें पत्ते सर्वाधिक गिरते हैं और आने वाले टाइम में पेड़ पूरी तरह से अपने पत्तों को छोड़ देंगे। और इन पत्तों को ढोने का, अगर 1 क्विंटल पत्ते को या 1 क्विंटल बायो वेस्ट को ढोने का जो चार्ज है वो सिर्फ 44 रुपया मिलेगा, तो वो उसमें कोई दाएं बाएं करने की गुंजाइश जो है, या वो कोशिश की जा रही है, ऐसा कह रहे हैं मनीष पाठक। आप इस बात को झूका त्यों मान रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो है कि इसका इकोनॉमिक्स जो है, वो जो कर रहे हैं, जो एजेंसी कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो इसलिए वो पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है, ज्यादा पैसा देने की जरूरत है, लगते हैं। तो आवश्यक है, जैसे आप, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बायोमास को जो है हम उसका कंपोस्ट बनाएं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पर फिर भी उसकी मास स्केल पे, हर घर पे या हर मोहल्ले में या हर सड़क पे इसका प्रावधान करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम उसको ट्रांसपोर्ट करने का ये रखेंगे कि दूर तक ले जाना है, तो वो मैंने जैसे कहा ना, आर्थिक दृष्टि से वो संभव नहीं होता है। एक पार्क का बायो वेस्ट जो है वही बायोमास में कन्वर्ट होकर खाद के रूप में काम में आ जाएगा। प्रावधान किया जाए, है ना। अभी वो जिस स्केल पे होना चाहिए उस स्केल पे नहीं है। और पहली बात तो ये है कि हमको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गए 2-3 साल में हमने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, हमने उसको पराली के ऊपर ब्लेम कर दिया, हमने उसको ट्रैफिक के ऊपर ब्लेम कर दिया। वो भी है रिस्पॉन्सिबल, पर उसका प्रतिशत कम है और इसका प्रतिशत मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा है। तो यदि हम ये रिकॉग्नाइज तो करें कि ये हमारी समस्या है और पूरे साल भर हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पराली की समस्या, संजय कश्यप जी, पराली की समस्या पंजाब हरियाणा से जनरेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन जिस समस्या की जो डिसेंट्रलाइज तौर पर बायोमास रोजाना जनरेट होता है और खास तौर पर इन दिनों में सर्वाधिक होता है, ये तो पूरे देश में होता है। और आप कई नगर पालिकाओं के साथ और इधर उधर बाकी जगह पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, क्या ये बात देखने में आई है कि शहर का बायो वेस्ट, किसी वहाँ के पार्क का बायो वेस्ट, वो वहीं पर बायोमास में कन्वर्ट किया जाता है क्या, खाद में कन्वर्ट किया जाता है क्या, और फिर उन्हीं पेड़ पौधों में उसका रीयूज हो रहा है? क्या ये चीजें कुछ चलन में आई हैं, या ये इसके बारे में कुछ? मैं वही कहना चाह रहा था कि जो हमारे साथी हैं जो इस काम को करते हैं, चाहे वो एनजीओ वाले हों या फिर मैं साथी से कह रहा हूँ कि वो चाहे सफाई नायक हो, जो भी है, एनजीओ को क्यों, वो जो सिस्टम वहां पर लगा हुआ है, वो सिस्टम उस काम को क्यों नहीं कर रहा है? सिस्टम, मैंने वही कहा ना कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लोग को जब उनका माइंडसेट बनेगा, जैसे गाजियाबाद में या मैंने अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं दोनों के साथ किया। माइंडसेट क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि वो पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पर्टिकुलर आप अगर उसे उनके काम का हिस्सा बनाएंगे
ठीक है, तो फिर वो केवल सवाल नहीं रह जाएगा कि उनको उनकी मानसिकता बदली जाए, उनको जागरूक किया जाए। उसमें पहले ये होता था कि उनको बड़ा आसान है, किसी कोने में जाकर उसमें आग लगा देना बड़ा आसान था, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग देकर और ये बताया गया कि आप इसमें एक पिट बनाइए, और 2 तरह की पिट बनाई गई, एक तो पत्ते इकट्ठे करने के लिए जो, और दूसरा वहां पर उसको कंपोस्ट बनाने के लिए। तो जब यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया, तो उनको केवल क्या करना था कि एक कोने में इकट्ठा न करके केवल उस पिट में पत्ते डालने थे, या उसको निकालकर फिर आगे कंपोस्ट बनाने के लिए उसको मिला मिलू के वो सब जो बनता है वो करना था। तो उनको ये अच्छा लगा। अब इसको अगर उनको ही ढोकर ले आना पड़ता कहीं, क्या उस पार्क के अंदर जो पर्टिकुलर वहां के सफाई कर्मचारी को जो पिट बनाकर उसे बायो वेस्ट को बायोमास में कन्वर्ट करने का, बायो खाद में अगर उसको कन्वर्ट करने की ट्रेनिंग दी गई, तो क्या ये काम हुआ है? क्या हाँ, ये हुआ है। हाँ। और हमारे गाजियाबाद में तो मैं खूब प्रत्यक्ष देखता हूँ, और बल्कि हमने तो सक्सेस स्टोरी उसको आगे जो हमारा स्वच्छता का रैंकिंग हुआ उसमें आया भी है। ठीक है। तो ये 2-3 तरह के काम हुए हैं। एक तो ये पिट बनाने का काम, खाद बनाने का काम, और इसमें जनता की सहभागिता भी एनजीओ के रूप में, यानी कि 100 वार्ड हैं, लेकिन 100 वार्डों में से कुछ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 वार्डों में, 5 वार्डों में ये जनता के साथ भी काम हुआ है। और ये जो पार्क में है उसका तो माली ने कर लिया, लेकिन जो सड़क पर आया है या इन दिनों जो वेस्ट होता है उसके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाकर क्या प्रोफेसर विनोद तारे, क्या आपको लगता है कि ये जो बायो वेस्ट है, ये जो पत्ते हैं पेड़ों के, ये जो सड़कों पर गिरते हैं, जो घास है इस तरह की सूखी, इस सबको इकट्ठा करके अगर न जलाया जाए, जैसा संजय कश्यप कह रहे हैं कि गाजियाबाद में उन्होंने प्रयोग देखे हैं, सक्सेस स्टोरी के तौर पर देखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या हम झेल रहे हैं, ये जो 10 लाख लोग काल के गाल में हर साल समा जा रहे हैं, क्या ये समस्या रुकेगी? काफी हद तक रुकेगी मेरे हिसाब से। और जैसे कि इन्होंने कहा कि पायलट हो रहे हैं, पर मैंने पहले भी कहा कि उसका स्केल जो है बहुत कम है। जैसे इन्होंने पायलट कहा से काम नहीं चलेगा, 5% हो रहा है, 10% हो रहा है ना। अब उसको हमको 80-90% तक ले जाना है। जैसे मैं अपने घर का ही बताऊं, अब कोरोना की मेहरबानी कहे या जो भी कहे, लॉकडाउन के कारण अब मैं अपने घर में हूँ, तो हमारे घर का भी कूड़ा जो है पहले बाहर जाता था, पर अब मैंने जो है उसको पूरा बंद कर दिया है ना। तो जैसे हमारे लोग भी, हम जैसे लोग भी पहले नहीं करते थे, एक दिन आपने मुझे पानी को लेकर, एक दिन आप अनुशासन में लाना बहुत आवश्यक है। एक दिन आपने मुझे पानी को लेकर बताया था कि आपके घर का पानी भी रीयूज होता है और नाली से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। बिल्कुल। और ये कूड़ा आपके घर का बायो वेस्ट, आपके घर का बायो वेस्ट घर में ही रहे, इसके लिए आप क्या उपाय करते हैं? आपने क्या टैक्टिस अपनाई है? कुछ नहीं। मैंने अपने माली को, जो ये करता है, उसको 2 गड्ढे जैसे बताया, 2 गड्ढे बना दिए हैं। हाँ, और इतना सफिशिएंट है वो गड्ढा, और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो पूरे मेरे घर का, चाहे वो किचन का वेस्ट हो या गार्डन का वेस्ट हो, वो सब के सब इकट्ठा हो जाता है और उसकी खाद भी बनती है। तो बात सिर्फ अनुशासन की है, बात सिर्फ इसको स्केल अप करने की है। ये कोई बहुत कठिन काम या कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, और मेरे को लगता है आम आदमी भी इसको समझता है। पर वही है ना कि कौन करे, क्यों करे, है ना, 5 मिनट भी क्यों दे, 10 मिनट भी क्यों दे। तो ये जो हमारी लापरवाही है, और उस लापरवाही को हम ढकने की कोशिश ये करते हैं कि किसी और को ब्लेम कर दे। तो अभी तक हम ब्लेम करते थे कि ये व्हीकल के कारण है, ये पराली के कारण है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण है। वो है, मैं उसको जीरो नहीं कहता हूँ, बट जो मेजर समस्या है, जो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और हमारे आपका कहना है कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, हर परिवार को जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोक रहा हूं और हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो इसकी जो कुछ और बारीकियां हैं वहां तक जाने की कोशिश करेंगे, आपको ले जाने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकमंच में। हम यहाँ पर सांसों पर जो संकट गहराता है दिवाली के आने से पहले, दिवाली का धुआं, पटाखों का धुआं, वो सिर चढ़कर बोले उससे पहले स्थितियाँ जो हैं वो हाथों से बाहर होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब इस मामले को सुलझाने, इस समस्या से निपटने के लिए एक दूसरे पर कई बार आरोप और प्रत्यारोप भी होता है। परंतु इस सब के बीच में हमने जो बातचीत की, उस बातचीत में एक बात ये समझ में भी आई कि पराली नहीं, दिवाली नहीं, जो बायो वेस्ट है वो जो पूरे देश में जलता है, ये पूरे देश में वो भी एक समस्या का बड़ा और स्थायी कारण है। लेकिन संजय जी, बावजूद इसके अभी भी हम बच रहे हैं वाहनों के प्रदूषण से, अभी भी हम बच रहे हैं कोयले से बनने वाली बिजली से, अभी भी हम बच रहे हैं चलने वाले भट्टों से, अभी भी वायु प्रदूषण की ऐसी बहुत सारे कारक और कारण हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। जी, अभी ज्यूरिख यूनिवर्सिटी है, उसने 2020 में ही, फरवरी 2020 में उसकी रिपोर्ट है, उसने हिंदुस्तान में एक सर्वे किया। उसने बताया कि किस तरीके से जो ताप विद्युत गृह हैं ये टोटल वायु प्रदूषण का लगभग 12% अपने कंट्रीब्यूट करते हैं। और लगातार प्रदूषण, एनटीपीसी तो उसका धुआं तो बड़े आराम से दादरी का आप देख सकते हैं, है ना। और ये मैं गाजियाबाद की अगर बात करें तो कार्बन कॉन्टिनेंटल है, लगातार उसकी बंद करने की मांग उठती आ रही है। उसके बिल्कुल गांव में क्रॉसिंग है, डूंडेहड़ा गांव है। मैं एक बार डूंडेहड़ा गांव में रुका और सौभाग्य से मुझे छत पर सोने का मौका मिला। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कहूँगा मैं तो, दुर्भाग्य कहिए। तो जब मैं वहाँ सोया तो मेरी जो चादर थी वो सौभाग्य से सफ़ेद थी और वो उस पर काली जमी हुई थी। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये क्या हुआ, कहीं हो सकता है कि आपने कहीं चूल्हा जलाया हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये रात को चोरी, मतलब रात को 11 बजे कंपनी चालू होती है कार्बन कॉन्टिनेंटल शहरों में, बिल्कुल, और वो ये सब कर देती है। ये लोग उस जहरीली हवा में रात को चुपके से उसको ले रहे हैं। इसी तरह और भी, चाहे दादरी हो या और भी कई जगह हो, देखिए सरकार ने ताप विद्युत गृह, चाहे वो यहाँ का बदरपुर का हो, सोनीपत का, बंद कर दिया है और ये कहा है कि जब तक आगे सामान्य हुए तब तक नहीं चला जाएगा। इसके अलावा भट्टे हैं और इसमें भी जिगजैग टेक्निक की बात कही गई थी कि आप लगाइए, कितने भट्टों में लगाइए, इसकी चेकिंग चल रही है और लगातार चल रहे हैं। और आप पराली की बात कर रहे हैं, हरियाणा को बदनाम किया जाता है या और भी, लेकिन भट्टे तो इस समय एक्टिव नहीं रहते हैं, इस समय तो ईंटें पक जाती हैं करीब। नहीं, लेकिन भट्टों का जो अभी भी इसको चल रहा है, चोरी छुपे चल रहा है। देखिए अभी जो कोरोना काल है, इस बार ये हुआ है कि जो कोरोना काल है ये, जिसमें और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो इस समय बंद हो जाती हैं। निर्माण की, अभी आप देखें तो निर्माण की जबरदस्त गतिविधियां चली हुई हैं, कि पुराना काम उसको पूरा करने के चक्कर में। और जो पराली की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी परसों की, कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, 300 जगह पराली जलाने की रिपोर्टिंग हुई है और 169 ये FIR दर्ज हुई है। तो ये आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। उधर हरियाणा में भी इसी तरह का हाल है। हरियाणा ने तो बल्कि बहुत सारी चीजों को, जैसे डीजल की बात आई, ये ग्राफ की कहा है कि डीजल जनरेटर बंद हो। हरियाणा का है कि हम डीजल जनरेटर बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उद्योग और बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो केवल डीजल जो जनरेटर्स पर रहती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारा प्लान सरकार ने दिया है ग्रैब का, उसको मानने के लिए हमारे जो पड़ोसी राज्य ही तैयार नहीं है। तो क्या हम केवल बायोमास को कहेंगे, डीजल को कुछ नहीं कहेंगे? और मैं एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, जो 55,000 गाड़ियां जितना धुआं छोड़ती हैं, उतना जो हवाई जहाज का ऊपर का ट्रैफिक है वो ऊपर धुआं छोड़ देता है, जिसको जो ठंडी होने के कारण हमें झेलना पड़ता है। ये रिपोर्ट है, ये मतलब नहीं, कितने हवाई जहाज, माने टोटल ट्रैफिक, जो नई दिल्ली का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक का अनुमान है कि जितना ट्रैफिक वहां से चलता है वो ट्रैफिक नई दिल्ली पे इतना, जितने 55,000 गाड़ियों का प्रदूषण बरसा देता है। यानी अभी थोड़े कम होंगे, लेकिन ये पिछले साल की रिपोर्ट है, बाकायदा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो ये सारे कारक हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक पूरा आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके बाद भूरेलाल जी की अध्यक्षता में भी एक चीज है, उसके बाद लॉकुर कमेटी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सारी चीजें उनको रिपोर्ट करेंगी। लेकिन इसके बाद भी क्या आज हम ये कह सकते हैं कि बिना मास्क के, कोरोना ठीक है, बाद निकल कर क्या हम स्वच्छ हवा में मिलेगी? तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर, किन किन कारकों पर, कहाँ पर हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी में काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर विनोद तारे, बहुत सारी बातें हुई हैं और ऐसे में हम अब बायो वेस्ट से थोड़ा आगे निकल गए हैं,
क्या अभी भी आप बायो वेस्ट पर टिके रहेंगे? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि हर सेक्टर पे हमको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। पर मैं जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहना हूँ कि जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी 600 तक पहुंच जाता है। तो यदि हम ट्रैफिक को कम कर दे तो शायद 550 तक आ जाएगा। यदि मैं फ्यूल और डीजल और इसको कम कर दूंगा तो शायद 500 450 तक आ जाएगा। ओके, तो यदि मेरे को 100 तक लाना है तो बड़ी एक्टिविटी क्या है? तो ये जरूर है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो हमको कंट्रोल करना ही चाहिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, डीजल का बर्निंग कम करना चाहिए, ट्रैफिक कार में यदि इलेक्ट्रिक कार ला सकते हैं, सीएनजी ला सकते हैं तो लाना ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। और ये तो काफी हद तक जैसे थर्मल पावर प्लांट पे सरकार ने नियंत्रण लगाया है। कहीं इधर उधर उसकी लापरवाही हो सकती है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह उसका नियंत्रण, पर काफी कुछ उसके ऊपर काम हुआ है। तो वो सेक्टर तो है ही, वो आसान सेक्टर है जिसको कि हम आराम से ब्लेम कर सकते हैं और उसको नियंत्रित भी किया जाता है। और जितनी भी हमारी एजेंसी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ये हो, वो उसके ऊपर ही पड़ती है। बट यदि हमको इसका अच्छा सॉल्यूशन निकालना है कि हम हर विंटर में ये नहीं देखना चाहते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम है, और जैसे मैं उसका आपको बताऊं, ये जलाने वाले का जो एग्जांपल है, जैसे अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जब से गैस सिलेंडर घर घर में देने लगे हैं जी, ये एक अनुमान है मेरे पास, सवेरे ही मेरे एक कलीग ने बताया जिससे मैं जो इस एरिया में काम करता है, कि उससे काफी कुछ गिरावट आई है। तो एक अच्छी बात है कि जो सरकार ने किया कि वो फ्यूल घर घर में बदलने के, तो जो घरेलू जरूरतों के लिए जो ये जलता था, लेकिन जो खतरनाक स्थिति है मनीष पाठक जी, लेकिन जो खतरनाक स्थिति है, संजय जो बता रहे थे, वो तो कोयले से बनने वाली बिजली, जो वाहन जो प्रदूषण छोड़ रहे हैं वो है, और यहां तक कि जो एयर ट्रैफिक है वो उसके लिए बड़ा जिम्मेदार है, चलने वाले भट्टे जिम्मेदार हैं, जो रियल एस्टेट में काम हो रहा है वो उसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। और ये सब ऐसे काम हैं जिन पर बहुत आसानी से जिन पर निगाह नहीं जाती है। जी मनीष। देखिए, फिर वही बात आ रही है कि हम क्या होता है, सर्दियों के समय में जब इस समस्या पर चर्चा करने बैठते हैं हम रिएक्शनरी मोड में बात करने लगते हैं। ठीक, इसका धुआं इतना आता है। आप जब सांस ले रहे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं जिस दिन से, उस दिन से हम प्रदूषण करने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, विकास की कीमत पर्यावरण के साथ देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन करना यह होता है कि इसके लिए कौन से ऐसे काम हैं जो सस्टेनेबिलिटी एक हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, और उस पाठ्यक्रम के हिस्से के हिसाब से जो जब भी कोई काम करे करता रहे। दूसरा, इसके लिए एक गिल्ट के साथ साथ नो नॉनसेंस अप्रोच अपनी लगानी पड़ेगी। अगर एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, हवाई जहाज के कारण, तो उसका कैसे हो सकता है, जो भी संभव उस समय का नियम है उसका जितनी सख्ती से पालन करवाना। मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा इस पर। अभी पिछले वर्ष का मैंने अध्ययन किया था पराली को जलाने को लेकर हरियाणा का। हरियाणा में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। किसानों पर एफआईआर दर्ज हुए। एक जो सत्ता की एक आदत होती है कि उनको देवता बनाकर रखना, वो नहीं किया गया, रिवॉर्ड भी किया गया। अधिकारियों के नाम प्रकाशित किए गए कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया। कॉमन हायरिंग सेंटर बनाए गए। पंजाब में नहीं किया गया। पंजाब में जैसे ही किसानों के ऊपर की बात होती है, लोग कहते हैं अरे बड़ा छोड़ दो, किसानों के ऊपर मत कुछ करो। मेरा कहना है कि जब आप अनाज पैदा कर रहे हैं, ये आपका मुनाफा, आपका बिजनेस है, तो आपको उसके पराली की समस्या भी आपकी समस्या है। आपके लिए कॉमन हायरिंग सेंटर देना सरकार और बाकी प्रशासन एक तंत्र बना सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो हर किसी की है। बिल्कुल। तो मैं अगर कंपनी हूं, कंपनी के ऊपर जवाबदेही है, किसानों की जवाबदेही है, एसडीएमसी या किसी एमसीडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनकी जवाबदेही है। बिल्कुल। और जवाबदेही साल भर की आदतों में शामिल होनी चाहिए। मनीष, मैं आपकी तरफ आता हूं प्रोफेसर विनोद तारे से, चूंकि वो एक वैज्ञानिक भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर विनोद तारे,
मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्या देश के वैज्ञानिक, जैसा कि मनीष पाठक ने कहा कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हम पॉल्यूशन जनरेट करना, प्रदूषण पैदा करना भी शुरू करते हैं, विकास के साथ साथ ये बढ़ता है। मेरा ये कहना है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल का कोई मॉडल क्या आप लोग कहीं बना पाए हैं कि भाई ये इतना डेवलपमेंट है, इसको अगर कंपनसेट करना है तो इसके लिए हमें पर्यावरण के लिए इतना काम करना होगा? अगर कहीं पर एक बिजली बनाने का तापघर है, उसकी जो कुल मात्रा है पॉल्यूशन जनरेट करने की, तो उस पॉल्यूशन जनरेट करने की उसी मात्रा के मुताबिक तुलनात्मक रूप से उतने पेड़ लगाने होंगे, उतने ये उपाय करने होंगे, वगैरह वगैरह। क्या इस तरह का कोई मॉडल कोई अभी तक बना पाए हैं हम लोग? प्रोफेसर विनोद तारे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन है, हाँ। तो उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। हाँ। तो जैसे हम जैसे कहा गया कि पैदा होते ही हम प्रदूषण करना चालू कर देते हैं, और एक प्रदूषण है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है? पेड़ पौधे ही करते हैं। बिल्कुल। ओके, तो जैसे हम पैदा होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो हम पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। तो उसी हिसाब से हमको अब ये भी अभियान चलाना पड़ेगा कि पेड़ पौधे भी लगाना जरूरी है। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर पाया है अभी तक? करना भी चाहिए। हाँ, मेरा ये प्रोफेसर तारे, मेरा ये जानना था कि क्या वैज्ञानिक इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर पाए हैं? प्रोफेसर तारे, मेरा यह कहना था कि क्या वैज्ञानिक इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर पाए हैं कि इतना पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन को कंपनसेट करने के लिए हमें इतने प्रयास करने पड़ेंगे? हाँ, किया तो है, मतलब ये एक ग्लोबल स्तर पे हुआ है, बट लोकल स्तर पे शायद ऐसा नहीं हुआ है। पर हमको लगता है हमारे देश के स्तर पे हमें करना चाहिए, राज्य के स्तर पे करना चाहिए, देश के स्तर पे करना चाहिए। और ग्लोबल स्तर पे तो स्टडीज ऐसी हुई है, जो कुछ आंकड़े हमारे पास। लेकिन ये प्रदूषण साक्षरता जो है, सबसे ज्यादा जरूरी तो उस आदमी के लिए है जो बायो वेस्ट इकट्ठा करके उसमें आग लगा दे रहा है। मनीष पाठक। बिल्कुल जी जी, देखिए यही मैंने कहा ना कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड समस्या है, सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बड़े कारकों को पकड़ना भी आसान है, लेकिन एक बार हुई थी बात, अभी भी आप कर रहे हैं कि पराली नहीं जब जलती है जनवरी में, तभी भी पॉल्यूशन लेवल वहीं पहुंचा रहता है। ठीक बात। तो अपने हाथ की चीज जो है वो ये चीज है कि भाई आप वातावरण आपके हाथ की चीज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बट हाथ की चीज में जो सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्तिगत रूप से और ऑर्गेनाइजेशन के रूप से उनकी जवाबदेही तय करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदेही तय करना और व्यक्ति की जवाबदेही तय करना और आयरन फिस्ट के साथ करना, ये बहुत जरूरी है। वहां पर कोई ये कोताही नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है, मैं ये अगर कह दूं अरे वो जानकार नहीं है, अरे वो किसान है, अरे वो ये है, अरे वो मजदूर है, बट उसकी कीमत हर कोई पे कर रहा है। वो किसान, वो मजदूर भी कर रहा है, उसके बच्चे भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो इसको एक तरीके से करना पड़ेगा कि पर्यावरण के मामले में और पोल्यूशन के मामले में जितने कड़े मापदंड किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए होने चाहिए, उतने ही कड़े मापदंड किसी किसान के लिए, किसी सफाई कर्मचारी के लिए होने चाहिए। और दोनों को मिक्स ना करें, उनको समझाने का काम है वो करते रहें। ये ऐसी बात हो गई कि मास्क लगाकर चलना है सड़कों पर, सिंगल यूज मेरी सुविधा के लिए जरूरी है। संजय कश्यप, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, पीएम ने भी अपील की, सरकार ने भी कोशिश की है। आप अगर घर से प्लास्टिक बेच रहे हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदने वाले लोग जो हैं आमतौर पर कबाड़ी नहीं होते हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक को लोग जो हैं, रैपर हैं, कुछ चीज़ें हैं, इन सबको कूड़े के साथ ही जला देते हैं। इसका खतरा कितना है, इससे बचने का उपाय जो है वो क्या है, ये भी बताना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एक टनल का उद्घाटन किया और वो उधर लाहौल स्पीति और वो जा रही है अटल टनल, तो वहाँ पर शुरू के दिनों में अभी मुझे लगता है कि 15 दिन हुए हैं खुले हुए, और वहाँ पर लगभग वो बताते हैं कि 2 टन के आसपास प्लास्टिक का वेस्ट चला गया, जिसमें कुरकुरे, बोतल्स और ये सब चीजें थी।
तो एक तो हमें मुझे लगता है कि जो हमारा जो सिविक सेंस है उसको थोड़ा सा हमें रिवाइव करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं कि जिनका अल्टरनेट ऐसा है कि जो चाहे टेट्रा पैक हो या कहीं और मिल रहा है, तो क्या हम स्विच ऑफ कर सकते हैं उस जो लेना और उसको स्विच ऑन कर सकते हैं वहाँ जाने का। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल बायोडिग्रेडेबल बने। बिल्कुल, बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो हमारा जो जिसका हम कबाड़ी कहते हैं उसको, वो तो अपने मुनाफे के लिए आ रहा है। जैसा मेरे मनीष शुक्ला जी ने पहले कहा कि जो अगर किसी को धंधे में मुनाफा नहीं है तो वो धंधा करेगा क्यों। तो वो जो जैसे हमारी जो पानी पीने की बोतल है वो नहीं लेता, या इस तरह की बोतलें वो अलग निकाल लेता है कि बाबूजी ये तो मेरे किसी काम की नहीं। हमें ये चाहिए कोई ऐसा स्टार्टअप बने कि उनको भी काम की चीज बनाए। आज सुबह ही एक मित्र ने मुझे मोदीनगर के हैं, उन्होंने कहा कि आप जितनी भी इस तरह का वेस्ट है मुझे दीजिए, और वो कहते हैं कि मैं उनका ब्रिक्स बना दूंगा। तो उन्होंने ईंटें बनानी चालू कर दी हैं और एक उन्होंने अलग से स्टार्टअप बना दिया है। तो ऐसे जो नवाचार हैं वो भी इस क्षेत्र में आने चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य समस्या पैदा करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका उपचार भी मनुष्य के हाथ में होता है। लेकिन ब्रिक्स बनाने में पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है, उसे हीट वगैरह देने में? नहीं, ब्रिक्स को क्या करते हैं कि उसमें प्लास्टिक भर के और उसमें सीमेंट करके वो वही ब्रिक्स बन जाती है उसकी। उसको जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, वो ब्रिक्स बन जाती है। तो वो प्लास्टिक भी वहीं रहेगी, मतलब वो बहुत सारी बोतलें इकट्ठा करके उसमें लगा देते हैं। हम यहाँ पर प्रोफेसर विनोद तारे चीज को थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये PM10, ये PM 2.5, ये सब जो है इसके लिए कौन से तरह का पॉल्यूशन है, कैसा प्रदूषण है जो इसके लिए जिम्मेदार है? प्रोफेसर विनोद तारे। PM 2.5 और लेस, एक्चुअली जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा पाते हैं। ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो छोटे वाले पार्टिकल है, और ये छोटे वाले पार्टिकल जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना कि जो भी चीज हम जलाते हैं तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, अमोनिया जैसे हमारे ड्रेन्स है या सॉलिड वेस्ट के डंप्स है, या वेस्ट वाटर प्लांट्स है, वहां से अमोनिया निकलती है। और ये सब जो गैसेस निकलती है इससे पार्टिकुलेट जो है वो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, और उनका साइज जो है वो लेस देन 2.5 होता है, बहुत बारीक होते हैं, और वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो होती है तो ये इसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। जनरली हमको जो डस्ट वस्ट दिखाई देता है सॉइल का वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है, अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। पर ये कुछ बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम साइज वाइज लेस देन 2.5 बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाई पहले PM10 था, अब हम PM 2.5 का है। तो क्या ये हमारे फेफड़ों में जाकर बैठ जाते हैं? जो लोगों को अस्थमा की शिकायत जो बन रही है और बढ़ रही है तेजी से, क्या ये उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो वेस्ट हम छोड़ देते हैं, इनफैक्ट मेजर जो है हमारे जो बड़े बड़े दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो वेस्ट डंप जो है उसकी हाइट जो है इधर कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और कई बार वो फिर उसकी ढलान हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, उसके कारण जो फ्रिक्शन होता है कई बार उससे उसमें आग लग जाती है, और वो फिर अनकंट्रोल्ड वे में बर्न होते हैं, पूरे बर्न नहीं होते हैं। यदि पूरे बर्न हो जाए तो उसको फिर ठीक है, तो इंसिनरेशन और वगैरह में तो हम कंप्लीटली कंट्रोल्ड वे में बर्न करते हैं, पर जब अनकंट्रोल्ड वे में बर्न होते हैं तो फिर वो समस्या को ज्यादा तैयार करते हैं। जी जी। एक ये भी बात आई थी कि जब दिल्ली जैसे शहरों में डीजल की गाड़ियों की जगह CNG की गाड़ियों को लेकर के हम आए तो तब ये माना गया कि अब ये गाड़ियां जो हैं पॉल्यूशन नहीं छोड़ेंगी, अब दिल्ली जैसे शहर CNG जो है उससे पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। क्या CNG को क्लीन चिट देते हैं आप? हाँ, कुछ हद तक दे जा सकती है, पर मेरे को लगता है कि CNG के कारण भी सेकेंडरी पार्टिकुलेट बन सकते हैं, बनने के चांस है।
हाँ, यदि आप इलेक्ट्रिक कार की बात करेंगे तो वो बात अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बनी रही होगी, कहीं ना बिल्कुल। कहीं तो वो जल रहा होगा, हम्म। पर हाँ लोकल एरिया में वो नहीं आता है। हम्म। तो यदि हमको शहरों का करना है, बट सीएनजी से पूरी तरह ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सीएनजी भी जो जलाती है तो उससे भी कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, क्योंकि हवा में ही 78% नाइट्रोजन होती है, तो बिल्कुल। उसको जब बंद करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो रिलीज होती ही होती है, और उसके कारण भी सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनते हैं और बनेंगे। तो सीएनजी 100% तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, पर शॉर्ट टर्म में और लोकली जरूर डीजल के मुकाबले में बेहतर है। मतलब मनीष पाठक, प्रोफेसर विनोद तारे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएनजी जैसे माध्यम जो हैं वो ऐसा प्रदूषण है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उससे भी 2.5 तो बनेगा। देखिए, इसमें एक मैं और बात जोड़ना चाह रहा था, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अब एक बात जो आ गई कि गाड़ियों की डीजल की जब आपने कहा कि नहीं चलेंगी, सीएनजी आने लगी, तो थोड़े समय के लिए जो डेटा इंपीरिकल बताता है वो कम हुआ, फिर वो बढ़ता चला गया। इसका कारण ये नहीं था कि सीएनजी के कारण नहीं, इसका कारण था गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि हम भारत एक सघन देश है, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें ऑटो ओरिएंटेड ट्रांजिट मीडिया डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्या करा, अमेरिका का मॉडल है ऑटो ओरिएंटेड डेवलपमेंट के मॉडल है ट्रांजिट, हमने उसको ऐसा कर लिया कि उद्योग बढ़ने का कारण गाड़ियों की संख्या से भी जीडीपी को जोड़ दिया। ग्रोथ तब होगी जबकि पर कैपिटा इतनी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। बिल्कुल। पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि भले ही मैंने कहा दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए रास्ता 45 मिनट का भले ही हो, लेकिन सड़क पर वो मेरी गाड़ी 2 घंटे तक रुकती है। तो आपने गाड़ियों की संख्या बढ़ाई, उसको सड़क पे रहने का टाइम बढ़ गया, क्योंकि प्लानिंग आपकी नहीं है। तो ये फिर अर्बन प्लानिंग की बात में पहुंच जाते हैं, जो कि हैपेजार्ड हो रहा है, ऑटो बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी कीजिए, गाड़ियां और आ जाएंगी, फिर वही समय लगना शुरू हो जाएगा। मेट्रो आपने किया, थोड़ी देर के लिए घटा सड़कों पर लोगों का आना जाना। हम क्या करते हैं, अच्छा इतनी भीड़ हो रही है, क्या करना चाहिए, एक बड़ी सड़क बना देते हैं। तो आप एक काम करते वक्त सस्टेनेबिलिटी शुड बी अ थिंकिंग, अ थॉट प्रोसेस होना चाहिए प्लानर्स का। मेरा ये कहना है, समस्या बहुत देर तक उठाई गई है मनीष पाठक जी, समस्या बहुत देर तक उठाई गई है। ये जो आपने जो बात कही, ये तो एक तरह से ओवरहालिंग की बात है। समाधान क्या होगा? जी, इसका समाधान यही होगा। मैं कहा कि भारत अभी बनता हुआ देश है। अभी जो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन, अगले 20 से 30 साल में लगभग 30 से 40 करोड़ पॉपुलेशन शहरों में आने वाली है। नए शहरों का निर्माण होने वाला है, 100 शहरों का। तो 2 चीजें होती है, एक होती है जो डिटेरियोरेशन हो रहा है उस पर ब्रेक लगाना, दूसरा हो रहा है कि अब से आगे जो डेवलपमेंट हो उसको कम से कम प्लान कर देना, जो गलतियां हमने की उससे सीख कर करना। अभी भी हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर अभी हम नहीं कर पाएंगे, अगर अभी हम भी रीथिंक करने की सोच नहीं रखेंगे कि नए भारत का निर्माण नए तरीके से होना चाहिए और भारतीय तरीके से होना चाहिए, आप कोई दुनिया का मॉडल नहीं ला सकते। अमेरिका के अपने मॉडल होंगे, ऑटो इंडस्ट्री वहां की जरूरत थी, रेल नेटवर्क नहीं बना। संजय, क्या कहना चाह रहे हैं मनीष पाठक? बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि हम भारत को अमेरिका मानने के चक्कर में लग गए और हम भारतीय होना छोड़ गए। तो हमारे जो हम कभी जितनी बड़ी हमारी आबादी है और जितने हम पर संसाधन है, उसके हिसाब से हमको अपना जो विकास का मॉडल है वो डेवलप करना चाहिए। जिस विकास के मॉडल पर हम आज चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मैं सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये विकास का मॉडल ठीक है तो ये दिक्कतें ना आती। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो हम भारतीय अमेरिकी मॉडल को ना अपनाएं तो क्या करें? हमारे जो इस तरह की जो परिस्थितियां आई हैं, हम बहुत पुरानी सभ्यता है, ऐसा नहीं कि हम एकदम अभी राष्ट्र बने हैं, हम पुराने राष्ट्र हैं और एक समृद्धशाली राष्ट्र। हम आबादी का मूवमेंट ज्यादा ना होने दें, मेरा गाँवों को वहीं पर समृद्ध करें, वहीं पर कि जो रोजगार के लिए, जैसे कोरोना काल ने दिखाया हमको कि रोजगार के लिए जरूरी है सब लोग यहाँ हैं, लेकिन क्यों नहीं उनको वहीं पर बैठकर रोजगार दिया जाए, और क्यों हम ऊर्जा आधारित रोजगारों की तरफ ही आए, क्यों नहीं हम कृषि आधारित, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। प्रोफेसर विनोद तारे, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पॉपुलेशन के सेंट्रलाइजेशन की तरफ चला गया है, क्या ये बड़ी समस्या है? जैसे कोरोना ने हमको काफी कुछ सिखाया है। एक बात यह सिखाई है कि अनावश्यक ट्रैवल की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से काम जो है वो अपने लोकल रीजन से
कर सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का ही उदाहरण दूं, मैं हर वीक में पहले दिल्ली आता था, अब गए 5 महीने से 6 महीने से दिल्ली नहीं आया हूँ, पर मेरा काम कुछ रुका नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव वे हमने निकाल लिया है, मीटिंग कर लेते हैं। और अभी तो आपकी सारी वेबिनार जो हैं वो भी ई मीटिंग से हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हमको दिला। दूसरा, हमको प्रधानमंत्री ने कहा है बी लोकल वोकल अबाउट लोकल, है ना। तो ये मतलब बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया, पर उसका हमको आप ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि इसका मतलब आपका क्या कहना है कि नजरिया बदलिए तो नजारा बदलेगा, और इस बदले हुए नजारे में मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लब्बो लुबाव में यही कहा जा सकता है कि ये जो पूरा का पूरा विकास का ट्रेंड है, ट्रैक है, इस ट्रैक में कहीं ना कहीं सोच में, नज़र में, नज़रिए में बदलाव की आमूल चूल ज़रूरत है। और इस ज़रूरत में सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि गांवों से जिस तरह से आबादी की शिफ्टिंग शहरों की तरफ हुई है, कम से कम वो शिफ्टिंग रुके, ताकि एक जगह भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है ना तो उसमें स्पीड होती है ना, और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है एक ही जगह पर। इसलिए शहर सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं पॉल्यूशन का। इससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ नीतियों का मसला है और कुछ नियत का भी। फिलहाल लोकमंच में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मैंने कहा प्रोमो का तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा ठीक है।